नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर। आज हम इस सेशन में बात करेंगे संपादकीय समीक्षा की। आप सभी लोगों को इस सेशन का बहुत दिनों से इंतज़ार था। आप लगातार डिमांड कर रहे थे कि कब हम एडिटोरियल एनालिसिस यानी कि संपादकीय समीक्षा शुरू करेंगे। हमारे यूपीएससी की नज़र से जो एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की दृष्टि से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे टॉपिक्स हम लेकर के आ गए हैं। आज का जो आर्टिकल है, आज का जो एडिटोरियल है, वो सी राजा मोहन जी ने लिखा है। राजमंडल नाम से ये एक बहुत फेमस कॉलम लिखते हैं, आप सभी जानते हैं। जियोपॉलिटिक्स पर लिखते हैं, आईआर पर लिखते हैं, कुछ नई अवधारणाओं के बारे में लिखते हैं। वो सारे सवालों के जवाब देते हैं जो शायद हमारे लिए आईआर में यूपीएससी की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं आज वो इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम इस आर्टिकल के कोर्स के दौरान देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वो बात करना चाहते हैं। नया कंसेप्ट क्या है, स्विंग स्टेट्स क्या हैं, और वो स्विंग स्टेट्स की अवधारणा गोल्डमैन सैश से कैसे मेल खाती है, जिसकी बात हमारे विदेश मंत्री साहब पिछले कुछ दिनों से लगातार करते रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करते से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसकी आउटलाइन क्या होने वाली है, किन किन अवधारणाओं के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डमैन सैश की एक रिपोर्ट की, जिसका हवाला इन्होंने दिया है, सी राजा मोहन जी ने, जिसका हवाला देकर ये कहा है कि जो गोल्डमैन सैश लगातार कहता रहा है वो खरा उतरता रहा है अपनी भविष्यवाणी पर। तो अब क्या भविष्यवाणी की है और कैसे वो भारत के भविष्य को, या जो जियोपॉलिटिक्स में भारत का भविष्य है, उसको बदल सकता है। ठीक, शुरू करते हैं। तो देखिए, वो अपनी बात शुरू करते हैं एससीओ और ब्रिक्स से। ये क्या संगठन है, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। अगर आपको याद हो ये ग्रुपिंग्स वगैरह क्यों बनाई जाती हैं, ग्रुपिंग्स बनाने का कारण क्या होता है, तो उसमें से एक सबसे बड़ा कारण होता है जब दुनिया में पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ना। दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ले लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो काल था वो शीत युद्ध कहा जाता है, और ये शीत युद्ध खत्म हुआ यूएसएसआर के विघटन पर। बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो यूएसएसआर की परिधि से बाहर चले गए। उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल यूएसएसआर का उनके ऊपर नहीं रहा। यहाँ से बात शुरू होती है। इसके बाद जब विघटन हो जाता है यूएसएसआर का, उस विघटन के बाद लगातार बाइपोलर दुनिया बन जाती है, और लगातार ये प्रयास रहता है कि विश्व के बाकी सारे देश ये प्रयास करते रहें कि कौन किसके खेमे में ज़्यादा आएगा। इसमें दो देश मेजर रहे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि यूएस से एक धड़ा हमेशा रहा है। उसके बाद एक आप रशिया कहिए, और आजकल जो नव पूंजीवाद के दौर में जो देश उभर रहा है वो चाइना है। इसके अलावा जो बाकी सारे देश हैं, आप जिनका नाम लेते जाइए, जो शायद विश्व में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो, या जिनके पास बहुत बड़ी आर्मीज़ हो, या जिनका बहुत बड़ा कोलिशन हो, वो दुनिया के अलग देशों के साथ अलग अलग टाई-अप्स हों, कुछ भी कह लीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक कड़ी आप इंडिया मान लीजिए, एक ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, एक ब्राज़ील मान लीजिए, एक जापान मान लीजिए, जर्मनी मान लीजिए, फ्रांस है, यूके है, बहुत सारे देश हैं। आप चलते रहे, गिनते रहे। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका अपना एक ढांचा है, पॉलिटिकली बहुत स्टेबल कंट्रीज़ हैं। ऐसे राष्ट्र हैं जो इन राष्ट्रों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इन राष्ट्रों में यानी कि यूएसए, रशिया और चाइना तथा जो बाकी अन्य बच गए, उनमें क्या डिफरेंस है, क्यों सिर्फ यही वर्ल्ड लीडर बनने का कार्य कर सकते हैं, इस स्थापना के ऊपर हमारा ये आज का पूरा एडिटोरियल निर्भर करेगा कि क्यों हमें हमेशा यूएसए, रशिया, चाइना या इन सारे देशों की पॉलिसीज़ के अनुसार अपनी पॉलिसीज़ निर्धारित करनी पड़ती हैं, और क्यों इनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। ये समझेंगे पहले, उसके बाद एडिटोरियल में आएंगे, धीरे धीरे स्लिप इन करेंगे, और वो अवधारणा जो समझाना चाहते हैं वो क्या है। इस आर्टिकल में एक अवधारणा की हम बात करेंगे, और वो होंगे स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट क्या होते हैं? सबसे पहले तो स्विंग स्टेट होती क्या है, अपने आप में ही ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो यूएसए में ये चलता है स्विंग स्टेट का पूरी जो अवधारणा है वो। स्विंग स्टेट्स मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं उनमें आप एक टर्म यूज़ करते हैं हवा, यानी कि आपको बहुत पहले से पता होता है कि कौन व्यक्ति इलेक्शन जीतने वाला है, किस पार्टी का बहुमत आने वाला है, क्योंकि एक जनरल कंसेंसस बन जाता है लोगों के अंदर जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आते हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत संभ्रांत कह लीजिए जो राष्ट्र हैं, या जिनकी इकॉनमीज़ ठीक ठाक हैं, जहां लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, या जो प्रोपेगेंडा टूल्स का प्रयोग करने के बावजूद राजनीति से बाहर रह जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो कई बार इलेक्शन का रिजल्ट निर्धारित करते हैं। यानी कि आखिरी वक्त तक आप नहीं बता सकते कि वहाँ कौन जीतने वाला है।
किसी का भी बहुमत आ सकता है, यानी कि दे आर ऑलवेज स्विंगिंग, कि ये वोट किसकी तरफ स्विंग हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी जो स्टेट होती है जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टीज के जीतने की बराबर संभावना रहती है, या स्विंग वोट्स की सहायता से वो पार्टी जीतती हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं स्विंग स्टेट। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और जियोपॉलिटिक्स में इसको कैसे लागू कर सकते हैं, उस अवधारणा की बात कर रहे हैं गोल्डमैन सैश। ठीक है, ये क्या है? ये ग्लोबल इन्वेस्टर है। ये बताते हैं आपको कि आने वाले समय में किन देशों में इन्वेस्टमेंट के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कौन सी देश हैं, कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो ज़्यादा डेवलप कर सकती हैं। तो इन्होंने एक आकलन किया है, और जो ब्रिक्स की और एससीओ की हमने अभी तक बात की थी, वो अवधारणाएं भी गोल्डमैन सैश ने ही दी थी। उनका कहना था कि जब देश इन गुटबंदियों में फंस जाते हैं तो उनको निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो निकालने के तरीके यहाँ डिसाइड किए जाते हैं। तो मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि हमेशा यूएसए और रशिया या फिर चीन के नेतृत्व में दुनिया क्यों बनेगी? यूएसए के पीछे कंट्रीज क्यों अलाइन होंगे? यूएसएसआर के पीछे क्यों अलाइन हुए थे? या आधुनिक जगत में नवपूंजीवाद का जो दौर है उसमें देखें तो चीन के पीछे दुनिया क्यों लामबद्ध होनी चाहिए, या चीन क्यों लामबद्ध करना चाहता है अलग अलग टूल्स के जरिए, ये समझना जरूरी है। बाकी देशों में ऐसा क्या नहीं है जो इनमें है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आप देखेंगे वो होगा आइडियोलॉजिकल, विचारधारात्मक प्रश्न। अमेरिका की विचारधारा क्या है? अमेरिका को जनरली हम जोड़ते हैं पूंजीवाद के साथ, और रशिया या जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था उसको हम किसके साथ जोड़ते हैं? समाजवाद के साथ। दो अलग अलग विचार हैं, दो अलग अलग धुरियां हैं। चीन भी कमोबेश आप कहिए कि रशिया के प्रभाव का एक देश रहा, विचारधारात्मक तौर पर भी, क्योंकि वहीं से सारी चीजें ड्राइव हुई। ठीक है, लेकिन चीन का एक अपना नजरिया है चीजों को देखने का। हो सकता है कि रशिया अपनी अप्रोच में थोड़ा बहुत नैतिक हो, लेकिन चीन शायद नहीं है। ये अंतर है। बाकी देश कमोबेश अपनी एक लाइन को फॉलो करते हैं, या उनके ऐसे एम्बिशंस नहीं है जैसे इन देशों के एम्बिशंस हैं। तो दुनिया में क्या हुआ वो आप समझे कि दुनिया के सारे देश, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं ताकि अब हम अपने एडिटोरियल में इंटर करने वाले हैं। दुनिया में दो धड़े बने हैं जिनके पीछे दुनिया लामबद्ध होती है, लेकिन सवाल ये उठा कि भारत जैसे देश जो कि ठीक ठाक जिनका आर्थिक वजूद है, जिनकी ठीक ठाक राजनीतिक धौंस है, जिनकी लामबद्धता पूरे जगत में बहुत अच्छी है, और कोई देश यूएसए, रशिया या चाइना भारत को अपने साथ मिलाए बिना, या ये जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत को अपने साथ मिलाए बिना दुनिया के बारे में विचार नहीं कर सकती। भारत जितना बड़ा बाजार है, भारत की जितनी डिमांड है, वो ये देश नकार नहीं सकते। अगर ये प्रश्न हमारे सामने उठता है तो सवाल ये उठता है कि भारत को वो जगह क्यों नहीं दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उसे मिलनी चाहिए। इस फॉर्मूले की बात करेंगे, और ऐसे देश जो अपने हितों के चलते किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, किसी भी गुट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके निजी, उसके राष्ट्रीय हित पूरे होने चाहिए। उस स्टेट को, उस राष्ट्र को हम कहेंगे स्विंग स्टेट्स। तो गोल्डमैन सैश ने कहा कि पुरानी दुनिया में एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या आप समझें कि ब्रिक्स जैसे जो राष्ट्र थे, उनके बारे में गोल्डमैन सैश ने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि ये सारे जो राष्ट्र हैं, ये अगर इनको विकास करना है या सारे देशों की गुटबंदियों से जगत को बाहर रखना है, दुनिया को बाहर रखना है, तो ब्रिक्स, ठीक है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये देश क्या करेंगे? ये वो देश हैं, ब्रिक्स वो देश हैं जिनमें 1990 के दशक में गोल्डमैन सैश को बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखी इन्वेस्टमेंट की, कि यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये वो देश हैं जो आगे चल करके दुनिया को बहुत ज़्यादा विकास दे सकते हैं, या अपना बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं, क्योंकि इनमें संभावनाएं हैं। ठीक है, एससीओ क्या है? एससीओ एक ऐसा संगठन बनाया गया जो शायद यूएसए को काउंटर करने के लिए, या रशिया की लामबंदी, या चीन के नेतृत्व में एक तरीके से दुनिया को तैयार करने के लिए प्रिपेयर किया गया। अब देखिए अब चीज़ें कैसे बदलती हैं। ये जो देश थे ब्रिक्स वाले, इनमें से कुछ देश कामयाब हो गए, एससीओ में से बहुत सारे देश कामयाब हो गए यूएसए को कंट्रोल करने में। कुछ हद तक ये देश कामयाब रहे, अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक है, एक और ग्रुपिंग है जिसका नाम है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने आप मानिए कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं या जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनका संगठन है, वहाँ पर यूएसए के प्रभाव को ठीक ठाक चेक किया। लामबंदियाँ इस प्रकार से होती हैं, अब आप समझिए। लेकिन फिर
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ये कहते हैं कि ये जो सारी ग्रुपिंग्स हैं उनमें भारत का रोल क्या है। तो उन्होंने कोविड काल में भी एक बात बहुत शानदार कही, जिसके आधार पर ये गोल्डमैन सैक्स ने जो स्विंग स्टेट का पूरा कंसेप्ट निकाला है, और राजा मोहन जी ने इसके ऊपर थोड़ा सा हमें एक एडिटोरियल व्यू दिया है, एनालिसिस दिया है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। भारत के विदेश मंत्री ने बहुत पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत का हित जहाँ पर होगा, हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को वहीं रखेंगे। भले ही रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दिया हो, भले ही अमेरिका भारत के खिलाफ किसी कदम को उठाने के लिए तैयार हो, लेकिन जहां भारत का हित होगा वहां भारत जाएगा। इसका उदाहरण हमने एक देखा जब भारत ने ऑयल लिया, सस्ते दामों पर कच्चा ऑयल लिया भारत ने, कहां से? रशिया से। और अभी पीएम मोदी यूएस से होकर के आए, तो वहां हमने डिफेंस डील्स वगैरह करी, हम टेक्नोलॉजी वहाँ से लेने वाले हैं, प्लस जो अदर डिफेंस डील्स हैं वो हमने अमेरिका के साथ भी की। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी गुट में हैं या हम किसी देश के साथ होना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय हित जहाँ पर हैं हम वहाँ रहेंगे। तो हम हो गए स्विंग स्टेट, हम अमेरिका की तरफ भी हैं, हम रशिया की तरफ भी हैं। वी आर अ स्विंग स्टेट, जहाँ हमारा फ़ायदा होगा हम वहाँ होंगे। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की यही कहती है कि ऐसे स्टेट जो ना तो आज की दुनिया में नॉन अलाइंड होना तो संभव ही नहीं है। नॉन अलाइंड मूवमेंट के हम पार्ट रहे आज़ादी के बाद, क्योंकि तब हम शायद उस स्थिति में नहीं थे कि हम एक गुट में जाना अपने लिए सोच सकें, है ना, क्योंकि वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हितों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता। तो हम उस वक्त तो नॉन अलाइंड रह गए, लेकिन आज के दौर में हमारे लिए संभव ही नहीं है कि हम नॉन अलाइंड रहें। हमें एक तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हम एक तरफ नहीं जाएंगे, हम दोनों तरफ जाएंगे। वी आर ए स्विंगिंग स्टेट। और भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो स्विंगिंग स्टेट है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं। उसके 4 क्राइटेरिया बताए हैं गोल्डमैन सैक्स ने। 4 क्राइटेरिया कौन से हैं, उन 4 क्राइटेरियाज पर बात करते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कैसे ये चारों स्टेट निर्धारित करेंगे कि आपका जो निर्धारण है जियोपॉलिटिक्स का वो किस तरफ से होगा। अब देखिए 4 कारक कौन से हैं, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। ये है जेरेड कोहेन है, ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल अफेयर एंड को हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ अप्लाइड इनोवेशन एट गोल्डमैन सैक्स। तो यहाँ पर ये हैं, ये काम ये करते हैं। 4 कारण हैं। पहला तो इन्होंने बताया कि जो स्विंगिंग स्टेट होंगे वो 4 कौन से होंगे। नंबर 1, पहला तो होगा कंट्रीज विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, यानी कि वो सारे देश जो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ग्लोबल सप्लाई चेन से इनका सीधा सीधा मतलब है मार्केट से। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से राष्ट्र जो है वो स्विंग स्टेट बनने की हैसियत रखते हैं। उसका पहला कारण हो गया कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जो राष्ट्र इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब जिनको ग्लोबल चेन में भूमिका निभानी है, सीधी सी बात है, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है, उसका साइज ठीक ठाक होगा, प्लस वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। ये 3 कारण तो निहित हैं ही, ये तो होने ही चाहिए, इसके बिना तो आप सप्लाई चेन का पार्ट हो ही नहीं सकते। तो एक कारण ये हुआ। उसके बाद कंट्रीज यूनिकली सूटेड फॉर नियर शोरिंग, ऑफ शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग। इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए 3 कंसेप्ट हैं, नियर शोरिंग, ऑफ शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारत में एप्पल के कई स्टोर्स खुले, ठीक है, और जो सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आ रही थी, कौन सी दिक्कतें, उनको समझ लीजिए, एक बार के लिए समझ लीजिए, फिर उसको ओवर कर देंगे। पिछले दिनों अमेरिका और चीन के बीच में बहुत सारे विवाद हुए। उनमें से एक विवाद अगर आपको याद हो तो बलून कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर अमेरिका के वायु क्षेत्र के ऊपर चीन के कुछ बलून पाए गए थे, स्पाई बलून्स पाए गए थे, जो उनके इंपॉर्टेंट डिफेंस जो उनके अरीनाज है वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। फिर बाद में अमेरिका ने उनको ध्वस्त किया। ऐसा हुआ। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपका विश्वास कम होता है अपने दोस्तों के ऊपर, खास करके चीन जैसे देशों के ऊपर। तो अमेरिका का जब चीन के ऊपर ये भरोसा कम हो गया, तो क्या वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्या वो अपने बिजनेसेस और क्या अपने आर्थिक हित ऐसी कंट्री में डिप्लॉय कर सकता है जिसके ऊपर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है? तो वो नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो एक ऐसा राष्ट्र देखेगा जो उसका मित्र हो या उसके आर्थिक हितों को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो भारत उसमें से एक ऐसा राष्ट्र है। अगर चीन से कोई उद्यम निकलता है तो भारत आने की बहुत संभावना है, क्योंकि एक तो जियोग्राफिकली बहुत पास है, ठीक है, और भारत शायद अमेरिका का एक मित्र, ठीक ठाक मित्र
आर्थिक मित्र आप कह सकते हैं, बनने की तरफ बढ़ ही रहा है। तो अपने उद्योग धंधों को, अपनी सप्लाई चेन्स को ऐसे राष्ट्रों से निकालकर जो किसी दूसरे राष्ट्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं या उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकते हैं, वहां से उद्यम को निकाल करके एक ऐसे राष्ट्र में लगाना जो आपका मित्र राष्ट्र है, उसको कहते हैं हम फ्रेंड शोरिंग। ठीक, ये फ्रेंड शोरिंग अमेरिका लगातार कर रहा है, बाकी देश भी लगातार कर रहे हैं, चीन भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। तो अगर आपके देश में फ्रेंड शोरिंग की जा सकती है तो आप स्विंग स्टेट बनने के काबिल हैं, यानी कि भारत दोनों कैटेगरीज में आता है। इसके बाद तीसरी कैटेगरीज कौन सी है? तीसरी कैटेगरीज है कंट्रीज विद अ डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड विलिंगनेस टू डिप्लॉय इट अराउंड द वर्ल्ड। अब सीधी सी बात है, दोनों कारण है, इसमें फिर से अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है और सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा, इसमें सेना की भी बात कर रहा है। आपके पास इतनी बड़ी टेरिटरी है, आपके पास इतना बड़ा अर्थशास्त्र है, अपना अर्थव्यवस्था है अपनी, और साथ साथ आपके पास एक सेना भी है, यानी कि आप सिर्फ अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसको ग्रो भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देशों की सहायता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्विंग स्टेट बन सकते हैं। और चौथा जो अर्हता बताई गई है स्विंग स्टेट बनने के लिए, वो होगी कंट्रीज विद डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड लीडर्स विद ग्लोबल विजन दैट दे परस्यू विद द सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये कि आप पॉलिटिकली स्टेबल हैं, पॉलिटिकली स्टेबल हैं, और अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल हैं तभी आपके पास एक दुनिया का विजन होगा, यानी कि आप पूरी दुनिया में अपने आप को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पाकिस्तान ये कभी प्रयास नहीं कर रहा कि उसका कोई ग्लोबल विजन है या वो ग्लोबली कुछ करना चाहता है, जबकि भारत लगातार खुद को प्रेस कर रहा है ऑन द इंटरनेशनल अरीना। हमारे विदेश मंत्री लगातार क्या कहते हैं कि यूरोप सेंट्रिक दुनिया नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि यूरोप को ये लगता है कि उनकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, जबकि दुनिया की समस्याएं उनकी समस्याएं नहीं हैं। बहुत उनका काफ़ी फेमस ये स्टेटमेंट है और इसी को कोट किया है इन्होंने भी। जैरेड कोहेन है, इनका एक आर्टिकल है, मैं आपका शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिए। उसमें इन्होंने यही कहा है कि भारत के विदेश मंत्री लगातार प्रेस कर रहे हैं ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज। तो अब हम समझ गए कि स्विंग स्टेट क्या है, प्लस स्विंग स्टेट बनने की अर्हताएं क्या हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो चारों चीज़ें हमने डिस्कस की वो भारत के पास हैं? और अगर हैं, अगर भारत एक स्विंग स्टेट है, तो गोल्डमैन सैश का ये कहना है कि भारत आने वाली दुनिया का डिस्कोर्स तय कर सकता है। कितनी शानदार बात है। देखिए, हम कहते हैं कि अपने तरीके की राजनीति होती है, अपने तरीके की जियोपॉलिटिकल थिंकिंग होती है, और जो अकेडमिशियंस होते हैं वो उसमें से एक नई अवधारणा निकाल देते हैं। जैसे भारत का मत ये था कि ठीक है, अमेरिका को जो करना है वो करे, भारत को जो करना है वो अपना करेगा, रशिया के साथ हमारी मित्रता नहीं है, लेकिन अगर आर्थिक आधार पर रशिया हमें किसी भी प्रकार का फ़ायदा पहुंचाएगा तो हम निश्चित तौर पर उसके साथ जाएंगे। भारत ने फ़ायदा लिया, भारत ने क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर इंपोर्ट किया, भारत ने उसको साफ़ किया और उसे बाद में दोबारा से यूरोप में एक्सपोर्ट किया, उससे भारत को ठीक ठाक आमदनी हुई। इस साल के आंकड़े करीब 100% से ज़्यादा भारत का एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर चुका है पिछले 6 महीने के अंदर। तो भारत को युद्ध का फ़ायदा हुआ। यूरोप ने ये कहा कि आप पूरी दुनिया का जो युद्ध है, जो जिस पर दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अगर वो किसी दिन फटे या उन पर कोई हमला हुआ तो पूरी दुनिया को खतरा है। तो आप एक वॉर को क्यों फंड कर रहे हैं? यूरोप की ये समस्या है। तो वहाँ पर हमारे जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि आपको लगता है ना कि ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या खुद को इकोनॉमिकली डेवलप करना है। आप तो कर चुके हैं, आपकी तो ये समस्या ही नहीं है। अब आप नैतिक हो गए, अब आप दुनिया को नैतिकता पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप विकसित हो चुके हैं। हमें पैसा चाहिए, हमें ग्रो करना है। तो हम कैसे ग्रो करेंगे वो आप हमें नहीं बताएंगे। आपको अगर दुनिया की इतनी पड़ी है, आपको लगता है कि वॉर को फंड नहीं करना है, तो आप अपनी गैस की सप्लाईज रोक दीजिए। आप क्यों रशिया से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं जब भारत ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता? तो ये पूरा कंटेक्स्ट था, ठीक है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब दुनिया में इतने सारी गुटबाजियां बनी ही हुई हैं, जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है, क्वाड है, ओआईसी है, आसियान है, ये तो कुछ मेजर हैं, G7 है, G20 है। तो जब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी ही हुई हैं, तो उसके बाद स्विंग स्टेट्स का क्या रोल रहेगा? गोल्डमैन सैश का यही कहना है कि चाहे कितनी भी गुटबाजियां, लेकिन आने वाला जो समय होगा ना,
वो तय करेंगे स्विंग स्टेट्स। और स्विंग स्टेट्स क्या है, मैंने आपको 4 बातें बताई कि ये 4 चीज़ें जिस राष्ट्र के पास होंगी वो एक स्विंग स्टेट बनने का काम कर सकता है। तो भारत तो निश्चित तौर पर उसमें आता ही है। भारत एक स्विंग स्टेट हो सकता है, भारत के अपने हित हैं, भारत क्यों नहीं बनना चाहेगा, क्यों नहीं भारत चाहेगा कि यूएसए और रशिया या ज़रूरत पड़ने पर चीन भी उस कैटेगरी में आए जहां भारत की आवश्यकता उनको पड़े। और यहीं पर सी राजा मोहन अपनी एक जो थियरी है वो देते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए कई बार हम ग्रुपिंग्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं ये कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने ग्रुपिंग बनाई, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ब्रिक्स बनाया, आपने सोचा कि ये जो देश हैं इनमें इकोनॉमिकल पोटेंशियल है, हम इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर जब यहाँ से फ्रूट लेने का समय आएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारे वो राष्ट्र हैं जो अपने बलबूते पर जिन्होंने विकास किया, और विकास करने के बाद ये अपने आप में इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि स्विंग स्टेट बन सकें, ठीक है। इसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने कहा कि जो कलर रेवोल्यूशंस हैं या जो एक्सटर्नल थ्रेट पैदा करता है अमेरिका, अब ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। कैसे कि लगातार स्टेट्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने अभी अभी वैगनर ग्रुप का नाम सुना होगा। वैगनर ग्रुप कैसे काम करता है? प्राइवेट आर्मी है, अगर कहीं पर दुनिया में कुछ हो जाता है तो ये लोग जिम्मेदार नहीं है। ये लोग कह देंगे कि हमारी तो आर्मी है ही नहीं, हमने तो इनको फंड किया ही नहीं, हमारे तो व्यक्ति ही नहीं है, हमारी ऑफिशियल आर्मी ने बताइए कहाँ किसी पर हमला किया। तो सॉरी, ये लोग जाते हैं अफ्रीका, जाते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जाते हैं कांगो, माली, सूडान, इस प्रकार के जो देश हैं ना, जो थोड़े बहुत मिनरल रिच भी हैं, वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट ये करेंगे जो रशिया के फेवर का होता था। वो जो कहेगा वो काम करेंगे, पॉलिटिकल इस्टेब्लिश करने में उसको जो जो मदद चाहिए होगी वो मदद करेंगे। फिर वहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी उसके साथ वैगनर ग्रुप और अल्टीमेटली रशिया के अच्छे संबंध होंगे और वो इन्हें अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें प्लान आउट होती हैं। सेम तरीके से चीज़ें प्लान आउट करी हैं अमेरिका ने, उन देशों की ग्रुपिंग बना करके जो उनके हित के हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड, ठीक है, आसियान, इवन जो ब्रिक्स हमने कहा, ठीक है, या रशिया, इंडिया, चाइना का जो कोलिशन है RIC। तो अपने हितों के लिए ग्रुपिंग्स बनाई जाती हैं। लेकिन इस एडिटोरियल का, इस आर्टिकल का जो अंतिम निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये है कि ग्रुपिंग्स चाहे कोई बनाए, चाहे कितनी भी बनाए, लेकिन अल्टीमेटली जो तय करेगा इसका सबका भाग्य, वो इनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेगा कि ये सारे राष्ट्र कहां पर बढ़ रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? आप सीधा समझिए कि किसी भी व्यक्ति का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी भी देश का। पहला हो सकता है इकोनॉमिकली ग्रो करना, दूसरा दुनिया में अपने अनुसार कहीं भी रूल एस्टैब्लिश करवाना, तीसरा आपस में सभी स्टेट के अच्छे आर्थिक संबंध होना, राजनीतिक संबंध होना और एक दूसरे के विकास में साझेदारी करना। किसी भी राष्ट्र के साथ वैमनस्य की स्थिति ना रखना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्लस सारी दुनिया एक स्टेज पर आकर के बैठे और बातें करें, ये सारे परस्यूट्स हैं। तो अंत में इनका यही कहना है कि आप चाहे कितनी भी ग्रुपिंग्स कर लें, लेकिन जो भाग्य है वो निर्धारित होगा स्विंग स्टेट्स से, ठीक है। और ये जो स्विंग स्टेट की अवधारणा है ये भारत जैसे देशों पर लागू होती है और ज़रूरी है कि भारत जैसे देश इसमें लीड करें और आने वाली दुनिया को रूल करें। तो बेसिकली एस्टैब्लिश ये किया जा रहा है कि भारत के बिना दुनिया का काम अब नहीं चल सकता। भारत ने भले ही एरोगेंटली ये डिसीजन लिया हो कि हम अपना फ़ायदा देखेंगे, बाकी हमें दुनिया से मतलब नहीं है, वो जैसा करें करते रहें, हम अपना करेंगे, लेकिन अकेडमिशियंस ने इसको एक नई अवधारणा में परिवर्तित कर दिया और उसको नाम दिया है स्विंग स्टेट, ठीक है। इस अवधारणा को याद रखिएगा, इस एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अवधारणाएं वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप में और ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा। इस कार्यक्रम का PDF आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से मिल जाएगा। अगले एडिटोरियल में अब लगातार मिलते रहेंगे इस चैनल पर। हम UPSC अनस्टॉपेबल हिंदी भी जल्द ही आपके लिए शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर आपको
जितने भी कार्यक्रम आपके यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। उसमें अगर हम पॉइंट आउट करें तो एडिटोरियल एनालिसिस उसमें एक रहेगा, दूसरा न्यूज़पेपर एनालिसिस एक रहेगा, आपको एक्सप्लेन्ड सेक्शन के जितने आर्टिकल मिलते थे वो लगातार मिलते रहेंगे, आपको मैप्स पर लगातार कार्यक्रम मिलेंगे, आपको जीके के कार्यक्रम लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वीकली करंट बुलेटिन भी मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर्स या जो भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हमारे लिए हो सकती हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा आपको कुछ पॉडकास्ट्स भी मिलेंगी जहां पर आपको ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में बात करके बताया जाएगा कि क्या दुनिया में चलता है, क्या अवधारणाएं हैं और कौन सी अवधारणाओं पर हमें ध्यान देना है। एक एडिटोरियल एनालिसिस तो हम करेंगे ही, संपादकीय समीक्षा तो हम करते ही रहेंगे, विश्लेषण तो होगा ही, लेकिन पॉडकास्ट फॉर्म में आप उसे और ज़्यादा सारगर्भित तरीके से पा सकेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज संपादकीय समीक्षा के जो नोट्स आपको नहीं मिले हैं वो नोट्स फॉर्मेट में आपको लगातार ग्रुप्स में शेयर किए जाएं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले तो उसको ज्वाइन कर लें और अनस्टॉपेबल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी कुछ दिनों बाद उसका हम लॉन्च करेंगे, तब ये सारे जो कार्यक्रम हैं ये हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। इसके अलावा कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं उसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई ऐसे कार्यक्रम जो आप चाहें कि आप यूपीएससी की दृष्टि से देखना चाहते हैं या आपको हेल्प कर सकते हैं इन जनरल, ठीक है। तो आज की संपादकीय समीक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगले वीडियो में अगली संपादकीय समीक्षा में न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।